आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे, जो आवेश होता है, कहते हैं हमने मोबाइल चार्ज कर लिया, इसमें इतना चार्ज आया, लेकिन कभी आपने देखा नहीं कितने आवेश आए या कितने क्या है आवेश के बारे में। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट। इतिहास इसलिए बताया जा रहा ताकि आप लोग समझ पाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल है माफ एजुकेशन में। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका जो पार्ट 1 फिजिक्स है, जिसको खंड का बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना। खंड का सिलेबस का डिस्कशन हुआ है, वीडियो हमने अभी अपलोड कर दिया लेकिन पब्लिक नहीं किया हुआ है, हो सकता है कल कर दें। ठीक, हमने कल लास्ट में वीडियो में बताया भी था हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो हम आज बात करने वाले हैं अपने स्थिर वैद्युतिकी वाले फर्स्ट यूनिट में, जहां से आपको 8 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। यही आपका पूरा सिलेबस है। सिलेबस देख लेंगे, खंड क और खंड ख दोनों। खंड क है जिसमें कितनी है 5 यूनिट है, और खंड ख में 4 यूनिट है। 4 यूनिट में हमने प्रकाश की आपको कोचिंग क्लास में पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक। और अभी इससे बाकी है जिसमें 13 नंबर का आता है, जो इंपॉर्टेंट है, आपको बताया गया था इससे पहले। लेकिन हम लोग अब बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी का, जिसमें 5 यूनिट है, और 5 यूनिट बहुत लंबी लंबी यूनिट है। इसमें एक यूनिट में कई चैप्टर होते हैं और न्यूमेरिकल भी अधिक होते हैं। न्यूमेरिकल करना होगा तब जाकर के आप क्या होगा, एक पूरा कंप्लीट हो पाएगा। तो इसमें जो पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसी के बारे में आप थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके स्थिर वैद्युतिकी जैसे होता है कि आप लोग इसमें हमें जो पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है आवेश के बारे में। आवेश जिसको आप बोलते हैं हमेशा चार्ज, ठीक है ना। मोबाइल चार्ज करते हैं या चार्ज करते हैं, इसी क्यू आवेश के बारे में हमें बात करना है। अब स्थिर मतलब कि रुका हुआ, स्थिर वैद्युतिकी, ठीक। विद्युत ऐसा जो रुका हुआ हो, ठीक। अभी यहाँ करंट फ्लो नहीं कर रहा है, केवल स्थिर है, चार्ज हमारा स्थिर है, तो इसके हमारे चार्ज रेस्ट में होगा। रेस्ट में जब चार्ज होगा तब उसके बारे में हमें पढ़ना है। उस पर जो फोर्स लग रहा होगा, कितना फोर्स लग रहा है उस चार्ज पर, और उस पर फील्ड क्या होगी, मतलब उसका क्षेत्र क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। गुड मॉर्निंग मनीष, ठीक। उसके बाद इसका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, इतना चीज हम इन सब में क्या करेंगे, पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी में, ठीक है ना। जब स्थिर वैद्युतिकी हम लोग पढ़ लेंगे तब धारा विद्युत में चलेंगे। धारा विद्युत में क्या होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन या कोई क्यू आवेश कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायर में मूव नहीं करेगा, तब तक हमें करंट का फ्लो नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब इस चैप्टर में हमें जो भी पढ़ना है वो भी चार्ज के बारे में सब कुछ रेस्ट में रहेगा। जब रेस्ट में चार्ज रहेगा तब उस पर फोर्स क्या लग रहा होगा, गुड मॉर्निंग शिवम। जब रेस्ट में होगा उस पर बल क्या लग रहा होगा, या फील्ड क्या होगा, उसका क्षेत्र क्या होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसका वर्क डन क्या होगा, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो हमारे पास पीपीटी तैयार है, हम चलते हैं उस पर। तो ये रहा आपका थंबनेल जिसको आप देख रहे होंगे पहले स्टार्टिंग में। तो ये हमारा आपका खंड क है, यूनिट फर्स्ट स्थिर विद्युतिकी। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो टाइप जो किए हैं तो उनसे थोड़ा मिस्टेक उनसे नहीं हुआ है, टाइपिंग ए इसमें हमारे लैपटॉप से ही गड़बड़ी हो गई, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें आप बचपन से सुनते आए होंगे या देखे होंगे, जब आप अपने पेन को, जो आपकी पेन होती है, उसको अपने सिर में रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद जब इसको किसी छोटे छोटे टुकड़े के पास लेकर जाते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े क्या करते हैं, इस पेन में चिपक जाते हैं। चिपकने का मतलब क्या होता है, ये जो पेन होती है आपके बाल से या कहीं पर भी अपने बॉडी में क्या थोड़ा सा फ्रिक्शन घिसने से ये क्या होता है, इसमें एक आवेश आ जाता है, मतलब किसी छोटे वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करने की इसमें एक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इसका जो प्रयोग था सर्वप्रथम किसने किया था, प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स ने। किसने, थेल्स, ये दार्शनिक थे, थेल्स वैज्ञानिक भी थे। 2500 वर्ष पहले इन्होंने देखा था। कब देखा था, 2500 वर्ष पहले। 2500 वर्ष पहले इस दार्शनिक ने, थेल्स ने देखा कि इन्होंने जब एक अंबर, एक कठोर पीला भूरा पदार्थ था अंबर, जिसका नाम दिया गया था, जिसको अंबर बोलते हैं, अंबर से ऊन को रगड़ देते हैं। किससे, ऊन से। अंबर को उनके साथ जब रगड़े तो इनमें एक हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पैदा हो गई, उनमें भी, इसमें भी, अंबर में भी। मतलब एक दूसरे को जब रगड़े तो इसमें अपनी ओर छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न हो गई। इसी एक गुण पाया जाता है, मतलब गुण आ गया उनके अंदर, उसके अंदर। इसी को बाद में चल करके सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट। इतिहास इसलिए बताया जा रहा ताकि आप लोग समझ पाए। संगीता यादव, हेलो सर। हाँ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, 2500 वर्ष पहले, आज से 2500 वर्ष पहले थेल्स ने बताया था। उसके बाद सन 1600 में गिलबर्ट ने क्या किया, गिलबर्ट ने इसका जो प्रयोग किया, उन्होंने बताया जो अंबर की भांति ही नहीं, कांच, आबनूस और गंधक जैसे कांच की छड़ उन्होंने लिया। कांच की छड़ को क्या किए, एक बिल्ली की, मरी हुई बिल्ली की खाल लिए, ठीक है ना। उसके खाल पर क्या किए, इन्होंने भी उसको ऐसे रगड़ दिया। रगड़ने के बाद उसमें भी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगे, ये भी करने लगे। तो अंबर की जो ग्रीक भाषा में था उस समय, उसको क्या किए बोले थे, इसको इलेक्ट्रॉन बोले थे। इलेक्ट्रॉन नाम दे दिए थे कि इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के कारण ये अपनी तरफ खींचता है। ग्रीक ने दिया था, थेल्स ने दिया था उस समय, ग्रीक जो थ्योरी थी, ग्रीक देश वाले ने। लेकिन इस समय इन्होंने जब बताया डॉक्टर गिलबर्ट ने, तब उन्होंने
इसको थोड़ा सा और अपने साइंस की भाषा में इसको बताया आगे। बाद में चल करके इसी का जो नाम पड़ा, इसी का नाम पड़ा वैद्युत या वैद्युतिकी या विद्युत, ठीक, इलेक्ट्रिक। इसी का गुण एक प्राप्त करने के बाद इसमें विद्युतमय हो गया। मतलब जब जिस पदार्थ में एक गुण आ जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड, मतलब वह विद्युतमय हो जाता है, आवेशित हो जाता है एक तरह से। मतलब अगर आपको क्या किया जाए, चार्ज किया जाए तो आप क्या हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे, एक तरह से आपको क्या किया रगड़ दिया जा रहा है, ठीक। तो इसमें विद्युत का गुण पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिफाइड, ठीक। विद्युतमय जो हो जाता है, जो पदार्थ हो जाएगा उसको इलेक्ट्रीफाइड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक की जो डिफिनेशन है इसमें है, जब किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की, इस बात को ध्यान देंगे, आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, जिसे वस्तु में यह गुण उत्पन्न होता है, जिस वस्तु में यह गुण उत्पन्न होता है उन्हें आवेशित तथा इस गुण को विद्युत कहते हैं। मतलब जिस वस्तु में, मतलब कांच का जो छड़ था उसमें जो आया गुण उसको क्या बोले, वो आवेशित हो गया, या इस गुण को क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। इसी गुण को, जो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी आ गई उसी को बोलते हैं विद्युत, ठीक। उसके बाद आते हैं हम विद्युत जो आवेश है, कूलाम, जो जिसको चार्ज बोलते हैं, और कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, ये आपकी हेडिंग है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। पहला है हमारा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे, जो आवेश होता है, कहते हैं हमने मोबाइल चार्ज कर लिया, इसमें इतना चार्ज आया, लेकिन कभी आपने देखा नहीं है कितने आवेश आए या कितने क्या है आवेश के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप लोग 12th में है तो उतना भी वो नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, ठीक है ना। तो चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। मतलब उसमें कोई पदार्थ हो, चाहे जो पदार्थ हो, उसमें क्या हो, क्या उत्पन्न हो, वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो। चुंबकीय प्रभाव मतलब इस पदार्थ में अपनी तरफ आकर्षण करने की तथा प्रतिकर्षण करके, चुंबकीय मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो जाएगा, चुंबकीय का मतलब आकर्षण करने और प्रतिकर्षण करने दोनों का गुण उत्पन्न हो जाता है या प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसको आवेश बोलते हैं या विद्युत आवेश बोलते हैं। ये होता है Q बराबर होता है N इंटू ई, ठीक, N इंटू ई, जहाँ N बराबर होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ई का मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका आवेश, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁹ अब हमारे पास जो ए हम देखे हैं, लेकिन जो चार्ज होता है एक कैसे बना होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लगभग होते हैं इसमें, कोई भी पदार्थ होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब पाए जाते हैं। लेकिन हमें पता है, लगभग हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, निगेटिव होता है। तब तो पॉजिटिव क्या होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं Q1 हमारे पास है, एक N1e है, एक Q2 बराबर क्या है, N2e है। मतलब इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में। तो इसमें हम मान लेते हैं कि जो ए है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन होता है, एक तरह से पॉजिटिव चार्ज है। और जो हमारा Q2 है इसमें क्या कर देते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं निगेटिव। जितने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हैं, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और इसके बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं इसलिए क्योंकि इस प्रोटॉन के पास प्लस आवेश है, इसके पास ऋण आवेश है, और एक दूसरे से क्या होते हैं, ये आकर्षण के कारण जुड़े होते हैं और बाहर नहीं जा पाते हैं तब तक जब तक कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी न दे देते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका विद्युत आवेश। इस पर न्यूमेरिकल होगा Q बराबर यानी पर, तो अभी हम एग्जाम्पल अभी करते हैं एक एक करके। बात हमारे पास जो चार्ज आवेश का जो प्रकार है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश, एक होता है ऋणात्मक, जिसको ऋणात्मक आवेश जिसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। मतलब एक होता है प्लस Q और एक होता है माइनस Q, ठीक। अब प्लस Q और माइनस Q के ही बारे में हम लोग हर बार बात करेंगे कि चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है, कैसा है, इसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करेंगे। जब चार्ज दोनों पॉजिटिव होंगे तब क्या होगा, जब दोनों निगेटिव हों तब क्या होगा, जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा तब क्या होगा, ठीक है ना। इन्हीं सब के बारे में हमें ये पढ़ना है और जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसी के चार्ज के डिफरेंस के बारे में। जो हमारा चार्ज होता है, जो आवेशों का अंतर होता है ना, चार्ज डिफरेंस, चार्ज डिफरेंस। मान लेते हैं हमारे पास जो चार्ज है वो क्या है, Q1 है इसको ऐसे लिखते हैं, स्मॉल से लिखते हैं, ठीक है ना, स्मॉल से लिखते हैं। एक Q1 है और एक Q2 है। अगर इसका हमें डिफरेंस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, डेल्टा Q करेंगे, Q1 माइनस क्या कर देंगे, Q2 कर देंगे, सीधा सीधा घटा देंगे। और इसको और हम कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास Q इक्वल टू होता है N इंटू ई, तो यहाँ हम लिख सकते हैं N1e माइनस N2e, ठीक। और यहाँ हो जाएगा N माइनस N1 माइनस N2 इंटू ई। ये किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारा चार्ज था, चार्ज डिफरेंस। गुड मॉर्निंग जयप्रकाश, गुड मॉर्निंग, ठीक। किसके बराबर हो जाएगा, जब हम चार्ज डिफरेंस निकालेंगे तो Q N1 माइनस N2 मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या आवेश पहले वाले चार्ज के पास होंगे और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले चार्ज के होंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे ई से, तो हमारे पास चार्ज डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा Q। जहां N क्या है, ऐसे लिख सकते हैं N इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इससे पहले शायद 0 नहीं लगाए थे क्या, एक बार देख लेते हैं, वहां भी 0 रहेगा, शायद गलती हुई है, यहाँ 0 रहेगा, ठीक है ना। चलिए
तो ये हो गया आपका धनावेश, ऋणात्मक आवेश और चार्ज डिफरेंस। ठीक, इस बात का ध्यान देंगे। जब हमें बोलेगा कि नंबर ऑफ जो आवेश है उसको निकालिए, कितना चार्ज है उसको निकालिए, कितना आवेशित है उस पर कितना आवेश है उसको निकालिए, तब हम उसको क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत क्या है? जो विद्युत आवेश में इलेक्ट्रॉन का उसमें क्या रोल है, उसका सिद्धांत क्या है? आप लोग समझ में आ रहा है नहीं बात? ठीक है, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, जो हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है उसमें क्या करते हैं, आवेश वाहकों की परिकल्पना के जो अनुरूप है उसके अनुसार उसको क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। मतलब जो हमारा क्यू आवेश है इसके वाहक, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ये क्या होता है, आवेशित हो जाता है तब उसको उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा एक तरह से इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि क्यू बराबर होता है एन इंटू, एन तो एक नंबर है, ई क्या है, आवेश है, 1.6 × 10⁻19 होता है ये कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। अब n का मान कितना है, अगर 2 होगा तो 2e, मतलब 2e क्या कर रहा है, जा रहा है, हमारा q का मान होगा 2e होगा। ठीक है ना, तो यही है। इस सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ होते हैं परमाणु में, उसके अंदर क्या होता है, एटम से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक परमाणु के बीच क्या होता है, भारी भाग होता है जिसमें नाभिक कहते हैं। क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है, एक भारी भाग होता है जिसको बोलते हैं नाभिक बोलते हैं। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, दो चीज होते हैं। अब जो प्रोटॉन होता है उस पर क्या होता है, धन आवेश। क्या होता है, प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, ये उदासीन होता है। उदासीन होता है मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है जो चक्कर लगाता है उसको क्या बोल उसको सॉरी उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर उस पर होता है निगेटिव चार्ज। ठीक, इन्हीं के कारण क्या होता है, अब एक पॉजिटिव हो गया और एक निगेटिव हो गया, ये इन्हीं के कारण एक पॉजिटिव हो गया ये निगेटिव हो गया। इसी के कारण क्या होता है, इसमें एक आकर्षण बल होता है पॉजिटिव और निगेटिव के कारण। अब क्या करते हैं, ये इसी के चक्कर में घूमते रहते हैं, मतलब वो अंदर नहीं गिर पाता है, उसको रिपल्सिव फोर्स लगाता है, प्रतिकर्षण। ठीक है ना। ठीक, इसी को बोलते हैं क्या, इसका जो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉन की जो सिद्धांत परिकल्पना कहाँ से की गई, यही आवेश वाहकों की परिकल्पना है। ठीक है ना। अब किसी पदार्थ पर धन आवेश कब आता है, तो किसी पदार्थ पर धन आवेश तब हो जाता है जब परमाणु में सामान्य अवस्था की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की कमी प्रदर्शित हो जाती है। मतलब कोई परमाणु है हमारे पास, अगर इसमें हमारे पास क्या हो गई, किसी कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल कर चला गया इसके पास। ठीक है ना, तो एक पॉजिटिव माना जाएगा, ऋणात्मक माना जाएगा। मतलब एक कुछ पैसा ले लिया है, मतलब दो दोस्त हैं, एक पी एक क्यू है। अब पी क्या करता है, इसके पास पैसा है, क्यू इससे क्या करता है, उधार मांग लेता है। ठीक है ना, इसके पास 100 रुपए है, 100 रुपए इसको दे देता है, क्या करता है, ये कहता है हमें 10, इसमें से 10 रुपए मांग लेता है, 10 रुपए मांग लेता है, 10 रुपए मांग लेता है। 10 रुपए क्या होता है, ऋण हो जाता है, मतलब एक कर्जदार बन जाता है किसका, पी का कितना कर्जदार बन गया। अब इसके पास 90 रुपए है, लेकिन अब इसका 10 रुपए इसके पास है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव है, जब ये 10 रुपए देंगे ये फिर से क्या हो जाएगा, अपने बैलेंस स्थिति में आ जाएगा। लेकिन क्यों क्या हो गया, क्यों ऋणात्मक हो गया, उधार लेकर के इसका कर्जदार बन गया, इसका पी का कर्जदार बनने के लिए। ऐसे ही जब किसी भी पदार्थ से या किसी भी एटम से जो होते हैं कोई इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वाले एटम में चला जाता है, तब जिसमें जाता है वो ऋणात्मक हो जाता है, जिससे जाता है वो क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। मतलब ये धन आवेश हो जाता है, ये ऋण आवेश हो जाता है। ये धन और ऋण आवेश का क्या है, कॉन्सेप्ट है। इस बात को हमेशा याद रखें। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, हमें कैसे धन आवेश पता चलेगा, कैसे ऋण आवेश पता चलेगा। ठीक, अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसमें विद्युत आवेश के मूलभूत जो गुण हैं। गुण क्या है, मतलब पहला आकर्षण और प्रतिकर्षण, आवेशों का संरक्षण, विद्युत आवेशों की योज्यता क्या है, आइडेंटिटी चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण, मतलब उसको हम कैसे क्वांटाइज करते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। आकर्षण प्रतिकर्षण, इसमें यहाँ हम एक ऐड कर लेते हैं स्लाइड, यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो आकर्षण प्रतिकर्षण, आकर्षण प्रतिकर्षण कब होगा, जब हमारे पास, इसको आकर्षण लिखते हैं यहाँ आकर्षण के लिए, जब हमारे पास दो डिफरेंट चार्ज, एक प्लस में हो और दूसरा क्या हो, माइनस में हो, तब जो दोनों चार्ज होंगे उनके बीच में क्या होगा, एक आकर्षण का गुण कहा जाता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो इसी को बोलते हैं आवेश का आकर्षण। दूसरा क्या था, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण में जब दोनों एक ही प्रकार के चार्ज होंगे, या प्लस प्लस या माइनस माइनस, तब एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षण करेंगे। एक दूसरे को, एक इधर फोर्स लगाएगा तो दूसरा इस तरफ फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे दोनों। ठीक है ना, इसका इस तरफ, लेकिन इसमें जो फोर्स लग रहा होगा, इसका फोर्स इस तरफ और इसका फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, ये आकर्षण है। और ये क्या है हमारा, ये प्रतिकर्षण है। यहाँ प्रतिकर्षण, उल्टा लिख देते हैं यार, कर्षण, ये प्रतिकर्षण। ठीक, उसके बाद हमारी हेडिंग क्या थी, इसमें था आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण का मतलब समझते हैं, आवेशों का संरक्षण मतलब, यहाँ लिखते हैं पहले हेडिंग, आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन का मतलब होता है, हमने कंजर्वेशन ऑफ क्या एनर्जी पढ़ा है, मतलब ऊर्जा संरक्षण पढ़ा है। क्या पढ़े हम लोग? ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण जो हमने पढ़ा है, उसका जो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है, उसमें क्या कहते हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है न तो नष्ट की जाती है, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने क्या होती है, बदल जाती है। यही है ना ऊर्जा संरक्षण। सेम टू सेम ऐसे इसमें है। अब इसमें क्या कहते हैं, जो हमारा वैद्युत आवेश है, यह न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। यह वैद्युत संरक्षण का क्या है, नियम कहलाता है, जिसको हम लिख लेते हैं। हमने ऊर्जा संरक्षण इसलिए बताया ताकि आपको आवेश संरक्षण समझ में आ जाए। तो हम लिखते हैं आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। यह वैद्युत संरक्षण का नियम कहलाता है। यह वैद्युत संरक्षण नियम कहलाता है। इसका मतलब कि हमारे पास अगर ए क्यू है, ऐसे लेते हैं एग्जांपल, आपके दो लोग का नाम लेते हैं, उस पर एग्जांपल करते हैं ना। सॉरी, एक मान लेते हैं प्रवीण है, एक कौन है, संतोष है। क्या करते हैं, इनके पास 100 रुपए है, इनके पास 60 रुपए है। अब अगर हमें कहा जाए कि प्रवीण और संतोष दोनों के पास कितने रुपए हैं टोटल, टोटल 160 ही कहेंगे या ज्यादा कह देंगे, ना तो ज्यादा कहेंगे ना तो कम कहेंगे। मतलब जितना हमारे पास पैसा था, जितना इनके पास चार्ज था और जितना इनके पास चार्ज था, दोनों क्या है, कंजर्व है। 60 है तो 60 ही रहेगा, 100 ही है 100 ही रहेगा। अगर पी इस यश को कितना 40 रुपए दे देते हैं, इनके पास कितना रुपए बच जाएगा, 60 रुपए बचेगा। अब 40 रुपए ये पा करके कितना बना लेंगे, 100 बना लेंगे। तब पर भी हम टोटल अगर जोड़ें, ये कितना हो जाएगा, 160 होगा। मतलब जो हमारा चार्ज है, अब जब इसको 40 दे देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये क्या हो जाएंगे, ऋण। मतलब ये धनात्मक हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। मतलब इन्होंने प्रवीण से कितना रुपए ले लिया है, 40 रुपए। तो 40 रुपए ले लेंगे तो अब इनको टेंशन रहेगी कि हमें 40 रुपए वापस करना है, न कि हमें कहीं खत्म कर देना है, उसको भूल जाना है। भूल जाएंगे इसका मतलब क्या हो, जो आवेश था वो खत्म हो गया, हम नष्ट हमें करना नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो वैद्युत आवेश है उसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। जिसका हम पैसा लिए हैं, न तो हम भाग सकते हैं नीरव मोदी की तरह, न तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बस झूठ बोल सकते हैं। हमें क्या करना होगा, उसका पैसा देना होगा, और टोटल जो पैसा होगा हमारे पास कितना होगा, 160 ही रुपए होगा, न कि कम और ज्यादा। इसी को बोलते हैं कंजर्व है। मतलब जितना हमारे पास पैसा एक्चुअल था, जितना हमारे पास चार्ज था पहले से, उतना ही रहेगा। जोड़ने पर भी जोड़ देख लेंगे या अलग अलग कर लेंगे तब पर भी होगा। बस क्योंकि कमी यही रही होगी कि पहले पी के पास रहेगा, बाद में यश के पास चला जाएगा। पहले प्रवीण के पास अधिक पैसा था, अब कहाँ चला गया, संतोष के पास पैसा चला गया। ठीक है ना। इसी को बोलते हैं क्या, आवेशों का संरक्षण या वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम। ठीक है ना। एक दूसरे के समीप लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, आपस में इस तरफ से उस तरफ चले जाते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, ये वैद्युत का संरक्षण का नियम है। इसमें कमी नहीं आती है, न तो ये नष्ट होता है, न तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं। जितना पैसा हमारे पास हमने कमा के रखा था उतना ही है, घटा बढ़ा नहीं है। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग जो थी, इसमें क्या था विद्युत आवेशों का योजिता, एडिटिविटी। योजिता मतलब कि कैसे ऐड करते हैं, मतलब एक चार्ज को दूसरे चार्ज को ऐड करते हैं। इसको अभी हम पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन जो है चार्ज, उसमें हम लोग बात कर लेंगे। ठीक। अब इसमें हम पढ़ते हैं लास्ट वाला, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। संतोष आपको समझ में आया नहीं, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या, चार्ज मतलब चार्जों का क्वांटीकरण, मतलब उसको क्या करते हैं, क्वांटाइज कर सकते हैं कि नहीं, कैसे क्वांटाइज करते हैं, यही एक ऐड कर लेते हैं। चलो, आवेशों की क्वांटम प्रकृति, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलो, धन्यवाद। अब अभी तक हमने जो इसका जो चार्ज होता है, जो आवेश है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, Q बराबर क्या, N इंटू ई। मतलब Q बराबर 2e, 3e, E 4e। मतलब एक तरह से क्या है, इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कभी हमने ऐसा देखा है कि कहीं 0.7e, 0.8e, कभी जो नंबर है उसको फैक्टराइज में देखा है, नहीं देखा है। तो सबसे छोटी प्रकृति है क्या है इसकी, ई है, इलेक्ट्रॉन है, आवेश है,
उससे छोटा तो है नहीं, उससे छोटा भी है जिसको बोलते हैं क्वार्क मॉडल्स, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ठीक है ना। लेकिन ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको डिस्कस हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग बहुत उत्सुक होंगे तो बाद में कभी इसके बारे में, न्यूक्लियर का पार्ट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन की, सॉरी चार्ज की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हुई है, वहाँ के बारे में मतलब बहुत डीपली, बहुत पीछे जाके इसको समझना होगा हमें। तो हमने इसको पढ़ा नहीं है, इसका मतलब जो हमारे पास चार्ज है वो क्या होते हैं, उसको हम क्वांटाइज नहीं कर सकते, मतलब उसको तोड़ नहीं सकते हैं। जो रहेगा, जो उसका मात्रक होगा वो छोटे से छोटे आवेश में रहेगा, मतलब इसी में रहेगा। इसको ऐसे समझिए। समझने के लिए फिर से हम चलते हैं प्रवीण और संतोष के पास। दो एग्जाम्पल है। प्रवीण के पास 100 रुपए है, संतोष के पास 60 रुपए, इतना ही था ना, है ना। अब हम कहते हैं कि प्रवीण संतोष को कम से कम कितना रुपए दे पाएगा, कितने रुपए, बताइए कमेंट में। मतलब कितना रुपए मिनिमम, मिनिमम कितना रुपए दे पाएंगे किसको, संतोष को, प्रवीण। ठीक, सोचिए। मतलब एक तरह से जितनी छोटी छोटी रकम होगी वही दे पाएंगे। अब कितनी दे सकते हैं इसमें, 1 रुपए दे सकते हैं मिनिमम, या उससे कम दे सकते हैं, नहीं। 1 रुपए के अलावा 2 रुपए दे सकते हैं, 2 रुपए, 4, 6, पूरा 100 दे सकते हैं। लेकिन मिनिमम कितना दे सकते हैं, 1 रुपए। 1 रुपए पैसा में नहीं दे सकते हैं इसको, पैसे में नहीं दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारा जो 100 रुपए है वो रुपए में है, टोटल रुपए है। अगर पैसा होता तो वहाँ 1 पैसा, 2 पैसे, 4 पैसे की बात करते हैं, लेकिन यहाँ रुपए है तो 1 रुपए दे सकते हैं। अब 1 रुपए को हम, मतलब है तो हमारा रुपए में, तो हम रुपए को क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं पैसे में। तो यही है जो मिनिमम उसका वैल्यू है, जो मिनिमम उसका आवेश है, छोटे से छोटा जो आवेशित कण है उसका क्या है, ई है। अब इस ई को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, इसी को बोलते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा सिंपल कर सकते हैं कि हम जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका विभाजन नहीं कर सकते हैं। विभाजन करने का मतलब, इस 2e को हम अगर बांट दें, 2e है हमारे पास, अगर इसमें हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा दशमलव आएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 6 18.62, ठीक है ना। 3 6 18, यहाँ बचेगा तो 2, फिर 3 6 18.66 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हम इसको तोड़ दे रहे हैं, लेकिन ये अविभाजित है, विभाजित नहीं हो सकता है। हाँ संतोष, ठीक है। तो ये रहा। अब इसको हम थोड़ा इसके लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं। लैंग्वेज के रूप में क्या लिखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। लैंग्वेज के रूप में थोड़ा लिखना उचित है, ठीक। चलो लिखो। देखो इसमें क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि वैद्युत आवेशों को अनिश्चित रूप से, वैद्युत आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ओके। और प्रत्येक वस्तु पर आवेश, प्रत्येक वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश ई के, आवेश एक, मतलब जो 1 रुपए हम लोग बात करते हैं, एक न्यूनतम, न्यूनतम आवेश ई के सरल गुणक के रूप में हो सकता है, ई के सरल गुणक के रूप में हो सकता है, ठीक। इसी ई को मूल आवेश कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे ही मूल आवेश कहते हैं। किसको, ई को, जो ई हमारा है उसी को मूल आवेश कहते हैं। आवेश के इस गुण को आवेशों का क्वांटीकरण या परमाणु कहते हैं, ठीक है ना। आवेश के इस गुण को यहाँ लिख सकते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर कर दें, आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है ना। इसी क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात जो हमारा ई का मान होता है हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब एन इक्वल टू जो हमारा है क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। और ई का मान कितना होगा, 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलाम। कूलाम इसका मात्रक है, वही मात्रक हमने नहीं पढ़ा है, मात्रक भी हम पढ़ेंगे अभी, ठीक। ये रहा आपका क्या, आवेशों का क्वांटीकरण। आगे चलते हैं। विद्युत आवेश की इकाई, मतलब उसकी यूनिट, चार्ज की यूनिट, विद्युत आवेश का मात्रक, कूलाम का यूनिट, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने
इससे पहले जो पढ़ा है उसके बारे में बात करते हैं, जो हमने हाई स्कूल में या इससे पहले कभी पढ़ा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं, जो हमारा फार्मूला वगैरह मिला होगा हमारे पास। तो हमने पढ़ा है जो वैद्युत धारा होती है आई, ये बराबर होती है किसके, आवेश बटे टाइम टी, समय बराबर होती है, मतलब वैद्युत धारा जो करंट फ्लो होती है, आवेश प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी पर हम बोलते हैं कि इतनी धारा प्रवाहित हुई। अगर हमें आवेश निकालना होगा, क्यू निकालना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, आई इंटू टी कर सकते हैं। अब धारा का मात्रक हमें पता है, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इसको एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर, और इसको बोलते हैं सेकंड, ये क्या है आपका, क्यू है। अब इसी को जो एम्पियर और सेकंड है, इसी एम्पियर सेकंड को बोलते हैं एक कूलाम, इसके बराबर होगा किसके, एक कूलाम के बराबर होगा, एक कूलाम बराबर एक एम्पियर इंटू एक सेकंड, मतलब एक सेकंड में जो प्रवाहित धारा है किसका, किसी भी वायर में, उसके चार्ज के क्या होगी, एक कूलाम के बराबर होगी। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, उसी के अनुसार हम जो भी कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहते हैं तो ऋण आवेश लेते हैं, और प्रोटॉन कहते हैं तो धन आवेश लेंगे, हर बार इस बात का ध्यान देंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, बराबर ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 होता है, और सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻19 पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, धन आवेश दोनों कूलाम होते हैं। अब इसको थोड़ा हमें लिखना होगा सेकंड की एक परिभाषा के रूप में, अगर हमें बोल दें कि एक कूलाम किसे कहते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं ना, एक कूलाम, एक कूलाम, एक कूलाम क्या है, तो कूलाम को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बड़ा ऊ मात्रा रहेगा, गलती हो रही है, ठीक। यदि किसी चालक में, ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे, यदि किसी चालक का मतलब क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो करे, जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब वो मूव कर सके। यदि किसी चालक में एक एम्पियर की वैद्युत धारा की विद्युत धारा धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेशों की मात्रा, गुजरने वाले आवेशों की मात्रा, ये 1 नंबर में आपसे पूछते हैं, मात्रा 1 कूलाम होगी, एक, ये कूलाम की डिफिनेशन है, ठीक है ना। 1 कूलाम कब होगा, जब किसी भी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, ठीक, तो उसमें जितने भी आवेश गुजरेंगे उनकी जो मात्रा होगी, जो उनकी क्वांटिटी होगी, वह 1 कूलाम के बराबर होगी, ठीक है ना। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अब सोच लीजिए, 1 कूलाम तो इतना कूलाम है, 1.6 है, अब हमारे पास 1 कूलाम की हम बात कर रहे हैं, 1 कूलाम का मतलब 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो किसी भी वायर में, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। अब उसी को बोलते हैं जो उसमें चार्ज होंगे, चार्ज के विपरीत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब जितना चार्ज प्रवाहित होगा उस चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसी को 1 कूलाम बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस ई होता है, आपको पता है, प्रोटॉन पर प्लस ई होता है, और अल्फा पर कितना होगा, अल्फा कण पर कितने आवेश होते हैं, आप कमेंट करके बताइए। चलो ठीक है, अल्फा पर कितने आवेश होते हैं, हम यहाँ ए हो गया, हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ई, यहाँ प्लस ई, इसको हम लिख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर ए, प्रोटॉन पर, और हम अल्फा पर पूछ रहे हैं आपसे, अल्फा पर कितना होता है, अल्फा कण जो होता है इस पर कितना आवेश होता है, ठीक, इस पर होता है +2e। जहां इस बात आएगा प्रश्न में कि एक अल्फा कण पर कितने आवेश होते हैं, तो वहां +2 होता है, क्योंकि 2He4 हम लोग पढ़े हैं ना, 2He4, 4 क्या है उसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें होता है, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, और पॉजिटिव होते हैं, प्रकृति उनकी पॉजिटिव होती है। प्रकृति हमेशा ध्यान रखेंगे, पूछ लेते हैं आपसे कितनी प्रकृति, इसकी प्रकृति क्या है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद चलते हैं कूलाम का स्थिर विद्युत बल, जो हमारा बल है, कूलाम का जो नियम है, इससे पहले हम लोग एक सवाल करते हैं, सवाल लिख लें, हाँ सवाल लिख लेते हैं, यहाँ सवाल लिखते हैं, इस सवाल छोटा है, एनसीईआरटी सवाल है, एनसीईआरटी। इस सवाल में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर पर से
फिर से कूलाम बताइए। अच्छा, फिर से कूलाम बताएं। ओके ओके ओके। हाँ देखिए, कूलाम फिर से मतलब समझ लीजिए ऐसे, हमारे पास एक वायर है ना, इसमें आई करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है इस ए से बी की तरफ। ठीक, अब क्या होता है, कहते हैं इसमें करंट फ्लो हो रही है और समय के साथ फ्लो होगी, क्योंकि हमारी जो करंट है, यहाँ देख रहे हैं ना करंट, ये करंट फ्लो होगी, पता चलेगी तब जब हमारा उसमें चार्ज दौड़ेंगे, तब चार्ज इस तरफ जाएंगे, क्यों, और करंट हमारे इस तरफ जाएगी, उसके अपोजिट में, कहते हैं विपरीत आवेश की विपरीत प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। अब हमें इतना तो पता है धारा का डिफिनेशन, लेकिन हमें कह रहे हैं एक कूलाम, कह रहे हैं एक कूलाम बताइए हमें। एक कूलाम के लिए हमें क्या करना होगा, हम हर समय एक की बात करेंगे, हमेशा एलिमेंट्री की बात करेंगे। एलिमेंट्री की बात करने के लिए हमें क्यू निकालना है, क्यू का मात्रक होता है कूलाम, क्यू बराबर आई इंटू टी हो गया। अब कहते हैं 1 एम्पियर की जो धारा है, विद्युत धारा, किसी भी चालक में 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, मतलब 1 एम्पियर हो और 1 ही सेकंड हो, उस समय जितने चार्ज इस तरफ से बी से ए की तरफ आएंगे, जो उनकी क्वांटिटी होगी वह 1 कूलाम के क्या होगी, बराबर होगी। मतलब उसमें कितना क्यू जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जितने क्यू जाएंगे वो 1 क्यू हो जाएगा, मतलब 1 कूलाम होगा। 1 कूलाम से ही एक क्या मिलता है, एम्पियर की धारा मिलती है, और समय कितना लगता है, 1 सेकंड लगता है। ठीक है ना, ये रहा आपका। उसके बाद चलिए सवाल पर। सवाल क्या करें आपसे, करें कि उनसे रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन, उनसे रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन, कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम सी के ऋण आवेश से, के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया, पाया गया। अब ये पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंकलित कीजिए और स्थानांतरित, ऐसे पहला प्रश्न है इनका, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आकलन कीजिए। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, मतलब पॉलीथीन से कहाँ गए, उनमें गए, या उनसे पॉलीथीन में कितने आए। ठीक, इसको क्या करेंगे हम, सिंपल से, हमारे पास Q इक्वल टू होता है N इंटू ई ना, कितना आवेशित हुआ है ये, Q का मान दिए हैं, कहते हैं इतना कूलाम, जहां कूलाम बोलेंगे वहां मतलब Q का मान दे रहे हैं। ठीक, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, N का मान पूछ रहे हैं, तो हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या पूछ रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं N का मान पूछ रहे हैं, Q हमसे दिए हैं, Q का मान कितना दिए हैं, 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और E का मान हमें पता होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो हम यहाँ से फार्मूला बना सकते हैं, पसंद कर देंगे, N इक्वल टू हो जाएगा Q/N, सॉरी ई, तो मान रख दीजिए N बराबर Q मान कितना दिए हैं, 3 × 10⁻⁷, और बटे में क्या है 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसी सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कैसे आएगा, इस 19 को ऊपर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा, 19 में 7 घटेगा, 10 टू पावर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ 3 है, एक इधर दशमलव बढ़ाइए, ठीक ना, यहाँ दशमलव हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, 30/16 आ जाएगा, 30/16, यहाँ हो जाएगा 30/16, यहाँ गुणे 10 आते 12 हो जाएगा। अब 30 में 16 भाग दे दीजिए, तो N इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, N है हमेशा ध्यान देंगे, 16 के 16, और यहाँ बचा कितना, 16 ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, 10, 14 बचेगा, दशमलव बढ़ाया, 0 उतारे, 140 हो गया, 16 अट्ठे 128, गुणे जो भी आएगा 10⁻12, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका मतलब जब उनसे हम पॉलीथीन को रगड़े थे तो इतना नंबर ऑफ आवेश, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितने इलेक्ट्रॉन चले गए थे, कितने इलेक्ट्रॉन, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19। इस बात को ध्यान देंगे, एक आवेश है, अब इतना आवेश, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे उतना आवेश मिल जाएगा, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे थे, संख्या हमने बता दिया, यानी इक्वल टू 8 × 10⁻12। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई, हाँ 8 7, चलिए एक लोग और बता दिया, 8 हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल होता है तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सब न्यूटन से संबंधित है।
चलते हैं आपकी जो प्रश्नावली है वहाँ। हाँ, प्रश्नावली में देखिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहे हैं हमारा, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं एक आवेशित चालक, एक आवेशित चालक 400 इलेक्ट्रॉन, चालक में, नीचे चलेंगे, चालक में 400 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। बाहुल्य का मतलब इनके पास मेजॉरिटी है, बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन है, 400 है। कह रहे हैं चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो हमें कुल इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ऐसे गुणा कर देंगे, फर्स्ट आ जाएगा। पता नहीं, ये 400 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो हमें, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है पता है ना, तो हमें आवेश पूछ रहे हैं कितना आवेश होगा टोटल उस पर। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, इन्होंने दिया है E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये ब्रैकेट में। सोल्यूशन हम करते हैं, तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब ये क्या पूछ रहे हैं, एक आवेशित चालक में 400 इलेक्ट्रॉन है, तो चालक में उपस्थित कुल आवेश, हमसे पूछ रहे हैं कुल आवेश, मतलब 400 इलेक्ट्रॉन पर। तो 400 इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालना होगा, तो हम क्या कर देंगे, 400 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 400 गुणे 1.6 × 10⁻19 कूलाम, पूरा कर दीजिए। 400, सॉरी यहाँ 4000 होगा, एक पॉइंट छूट गया, 4000 होगा, नहीं तो आंसर उल्टा पुल्टा आ जाएगा, 4000 कर लीजिए, ठीक है ना। तो आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 3 जीरो है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻3 गुणे 1.6 × 10⁻19। अब 10⁻3 10⁻19 तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10⁻16, यहाँ बचा 1.6 × 4, तो 16 चौका 64, मतलब 6.4, 6.4 × 10⁻16 टोटल आवेश होंगे उस चालक पर। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है ना, ऋण आवेश होता है, तो क्या होगा, एक ऋण, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ऋण आवेश होता है, तो इसलिए क्या होगा, इसकी ऋणात्मक होगी, इस पर ऋण आवेश होगा, सिंपल सी बात है। इसकी जो प्रकृति है, चालक में उपस्थित आवेशों की जो प्रकृति है, ऋण आवेश होगा। हो गया, आगे तुम्हारे पास अगला जो नियम है, कूलाम का नियम है, स्थिर विद्युत बल का नियम, कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम, या कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्थिर विद्युत, स्थिर मतलब कि हमारा जो चार्ज होगा वो रुका हुआ होगा, ना कि गति कर रहा होगा। अगर रुका हुआ होगा तभी कूलाम का नियम लगेगा, अन्यथा हमारे पास वो क्या होगा, नहीं लगेगा। इसका जो स्टेटमेंट है इन्होंने दिया था कि दो स्थिर बिंदु, क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब हम, इनका जो कहने का मतलब है, टोटल मैथमेटिकल में हम देखते हैं, मैथमेटिकल क्या है, हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, और दोनों स्थिर हैं, और इसके बीच की जो दूरी है वो r है। कह रहे हैं इनके बीच लगने वाला आकर्षण, आकर्षण तब होगा जब दोनों विपरीत नेचर के होंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव नेचर होंगे, सॉरी अपोजिट नेचर होंगे, तब आकर्षण होगा। जब क्या होंगे, समान नेचर होंगे, तब क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्लस प्लस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर आकर्षण होंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे। एक और लिख लीजिए न्यूमेरिकल, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक गोला है जिस पर चार्ज दिए कितना, -2 × 10⁻19, मतलब ऋण आवेश में है, माइनस होगा। कह रहे हैं इस पर कितना, और सामान्य अवस्था में इस पर कितना होगा, नंबर ऑफ। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एन का मान निकालना है, हमसे कह रहे हैं, सीधा सीधा सिंपल सी बात है। हमको अच्छा, कितना टाइम हुआ, 7:18, अभी चलने दीजिए। एक न्यूमेरिकल और गुलाम का नियम हो जाए तब, एक न्यूमेरिकल खत्म हो जाए, गुलाम का नियम पे 1-2 सवाल बस, वही खत्म कर देंगे। इसमें हमारे पास कितना आवेश है, गोले पर क्यू को मान दिए हैं 2.0 × 10⁻9, माइनस में कहें ऋण आवेश, माइनस लगा देते हैं। अब पूछ रहे हैं क्या हमसे, एन का मान पूछ रहे हैं कि इस पर सामान में कितने आवेश होंगे, और हमें पता है जो ई का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, यहाँ भी कूलाम है, मात्रा हमेशा ध्यान देंगे, ठीक। अब हमें एन निकालना है, तो एन बराबर हमारे पास फार्मूला होता है Q अपान एन, या Q बराबर एन इंटू ई, यही होता है। अब यहाँ स्मॉल कैपिटल दोनों लिख सकते हैं, यहाँ ई होगा, ठीक है ना, ठीक। Q का मान कितना है, 2 × 10⁻9,
ई का मान है 1.6 गुणे 10 माइनस 19। सॉल्व कर दीजिए, एन का मान कितना आएगा, 19 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में से ना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2/1.6, मतलब 1.6 को अगर हम लिख देंगे तो ऊपर चला जाएगा, 16 हो जाएगा गुणे 10 अब इसको काट देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16 के 16, 4 बचा, 10 बढ़ाएंगे, 16 दूना 32, 16 48, 16 दूना 32, 32 फिर बचा कितना 8, फिर 0 आया, 16 48 बचा कुछ 16 पचे 80, 10 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन आएगा, इतना आवेश समान स्थिति में, ठीक है ना। धातु के गोले पर ऋण आवेश इस पर इतना आवेश की क्या होगी, अधिकता होगी, इतना अधिक इलेक्ट्रॉन होगा। इससे पहले वाले क्या होगी, अधिकता, ठीक है ना, अगर समान स्थिति कहा जाए, ठीक। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। यही सवाल फिर से अगर आप ट्राई करेंगे ना तो हो पाएगा, वही करिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, एक एक सवाल वही फिर से करिए, बार बार करिए, तब तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समझ में आने लगेगा, ठीक। तो चलते हैं, हमारा जो कूलाम स्थिर था, तो कह रहे हैं हमारे पास दो स्थिर आवेश है Q1 एक Q2 है, इसके बीच क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। जब ये अपोजिट नेचर के होंगे तब इसके बीच आकर्षण बल मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, जब ये दोनों क्या होंगे, समान नेचर सेम नेचर के होंगे तब इनके बीच प्रतिकर्षण बल। इसका कहने का मतलब जब Q एक माइनस और एक प्लस होगा तब इसके बीच में आकर्षण बल का कार्य करेगा, ये इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा, आपस में एक दूसरे को पास आने चाहेंगे लोग, और अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, पीछे ढकेलेंगे, और या दोनों माइनस माइनस हैं तब पर भी क्या करेंगे, दोनों पीछे ढकेलेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस। अब इनका जो नियम, ठीक ना, इनका नियम कह रहा है इन दोनों आवेशों का गुणनफल, मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल टू क्या 1/r², व्युत्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इसका अपोजिट उल्टा 1/, में अगर r को बढ़ाते हैं तो F का मान घटेगा, ठीक। अगर यहाँ Q1 Q2 को मान बढ़ाते हैं तो F का मान बढ़ेगा। तब इसी को हमने क्या नाम दे दिया है, प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ से हटा करके हमने लिखा है इसको डायरेक्टली ऐसे Q1 Q2/r², इसी को हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा करके F इक्वल टू K Q1 Q2/r² कर दिया। इसमें समझने वाली बात क्या होती है, इसमें समझने वाली बात होती है डायरेक्शन, जो हमारा ये आर का मान होता है, यही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं कहीं लिखा होगा F12 लिखा रहता है, F जैसे ऐसे लिखा होता है, सॉरी R12 लिखा होता है, एक R21 लिखा होता है, एक Q है, एक ये दूसरा है Q1 है, Q2 है, ठीक, ये R डिस्टेंस है, ठीक। अब F12 R12 F21 या R21 ये क्या होता है, फोर्स ना। अब फोर्स कैसे लग रहा होगा, हम मान लेते हैं ये पहला वाला ऋणात्मक है, दूसरा वाला धनात्मक है, ठीक है ना, दूसरा वाला क्या है, धनात्मक है। तब हमारे पास इसमें जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स क्या लग रहा होगा, Q1 Q2/r²। अब यहाँ K प्रोपोर्शनल था, ठीक। अब जो ये फोर्स लगता है ना आपस में आकर्षण, जब हम F12 लिखते हैं तो क्या होता है, F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मतलब फोर्स किस पर लग रहा है, 1 पर लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, 2 के द्वारा। बल 1 पर लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, 2 के द्वारा लग रहा है। जब F21 करेंगे बल किस पे लग रहा होगा, 2 पे लग रहा होगा, किसके द्वारा लग रहा होगा, 1 के द्वारा लग रहा होगा। यहाँ लिख सकते हैं K Q1 Q2/r² का स्क्वायर। दोनों में ये अट्रैक्टिव नेचर था ना, एक प्लस था एक माइनस था, दोनों बल हैं, इसका ए डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड हम तो इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे, लेकिन डायरेक्शन में नहीं पता होगा। इस Q के कारण जो बल लग रहा होगा इस पर लग रहा होगा, Q2 से Q1 पर, Q2 से Q1 पर, और जो नीचे वाले पर है 2 1 Q2 पर लग रहा होगा, इस पर लग रहा होगा, इसके द्वारा लग रहा होगा। हाँ 8 बजे तक, अच्छा सबका मैसेज आ रहा है कि नहीं, और मैसेज किए, चलिए ये समझ में आ रहा है कि नहीं, दोनों पर। अब इस बात का ध्यान देंगे क्योंकि हमें जब तक डायरेक्शन नहीं पता होगा, क्योंकि जो बल होता है क्या होता है, उसमें सदिश राशि होती है, उस वेक्टर फॉर्म में होता है, उसमें दिशा भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। दिशा क्या होगी, जैसे हम किसी अपने सामने जो आप मोबाइल लिए हैं, मोबाइल को अगर धक्का देंगे उसको आगे की दिशा में, सीधा सिंपल सी आगे, ऐसे एक मोबाइल फोन है आपके सामने, अब इसको धक्का देंगे हम सीधा, इसके सीधे परपेंडिकुलर, तो ये आगे जाएगा ना, सीधा पीछे जाएगा, थोड़ा बैक में जाएगा। अब अगर इसको इस दिशा में धक्का दिया जाए तो इस तरफ जाएगा, और इस दिशा में जाए तो इस दिशा में जाएगा, ठीक ना। मतलब हम जिस दिशा में डायरेक्शन में इसको धक्का देंगे या फोर्स लगाएंगे तो उसी दिशा में जाएगा, लेकिन हमें पता होगा हम कितने न्यूटन का बल लगा रहे हैं। जितना न्यूटन का हम बल लगाएंगे उसी के अनुसार क्या होगा, हमारा सब कुछ मालूम चलेगा, मतलब मैग्नीट्यूड हमारा मालूम चल जाएगा, और क्या मालूम चल जाएगा, उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन इसमें यही होता है। अब एक अट्रैक्टिव नेचर था, यहाँ लिख देते हैं ये अट्रैक्टिव फोर्स। अब हम रिपल्सिव फोर्स की बात करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स हमारे पास एक Q1 है, एक Q2 है,
इसके बीच की जो दूरी है वो r है। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब इसके द्वारा एक दूसरे को क्या करेंगे, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा ना, उल्टा पीछे भेजेंगे, मतलब एक दूसरे को एक ही है। मतलब ऐसे देखिए, अब दोनों है प्रतिकर्षण करेंगे, ये वाला इस पर प्रतिकर्षण लगाएगा, ये वाला इस पर लगाएगा, उल्टा, मतलब एक दूसरे को दूर जाना चाहेंगे, ये लोग एक दूसरे को पास नहीं आना चाहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ अगर हमें फोर्स लिखना होगा F12, तो हमारे पास लिखा जाएगा KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन 1 के द्वारा 1 पर बल लग रहा है, किसके द्वारा, 2 के द्वारा, जो लास्ट में है उसके द्वारा होता है, जिस पर लग रहा होता है वो पहले होता है, मतलब 1 पर लग रहा है इसके द्वारा, 1 पर लग रहा होगा तो ये इस तरफ लग रहा होगा, ठीक। 1 पर लग रहा है किसके द्वारा, सॉरी उल्टा बता दिए, डायरेक्शन डायरेक्शन क्या बता दिए, उल्टा बता दिए हैं, नहीं सही है, उल्टा नहीं है, सही है डायरेक्शन। ये देखिए, ये Q2 इस पर जब बल लगाएगा तो इसको ऐसे धक्का देगा, भाग जाओ हमारे पास से, ठीक है ना। Q2 धक्का दे रहा है किसको, Q1 को, Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, मतलब 1 F12 इसको धक्का दे रहा है इधर भागने को। अब सिंपल सी बात है, इसके अपोजिट जो होगा, जब हमारा क्या होगा, इधर भाग रहा है, अब F21 अगर हम लिखेंगे KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर, अब एक 2 1, मतलब 2 को कौन धक्का दे रहा है, 1, ये इधर भाग रहा है, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अगर इसको मेन पोजीशन लिया जाए तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और यहाँ ये इस तरफ जा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, हमने इसको बताया था किस तरफ से खींच रहा है आपको, ठीक है ना। ये नहीं भाग रहा है, ये प्लस वाला इस तरफ जा रहा है, माइनस वाला इस तरफ जा रहा है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इस बात का F12 F21 का हमेशा इस बात का ध्यान देंगे। अब यहाँ जो K है उस K का मान लिख लेते हैं, K को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परावैद्युत कांस्टेंट, ऐसे कुछ है, लेकिन इंग्लिश में हमें याद है, इसको लिख सकते हैं, हाँ एक मिनट हिंदी में लिखते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे क्या सर जी लिखती है, हिंदी में इसका नाम है K का परावैद्युतांक, क्या है, परावैद्युतांक या वैद्युतशीलता, कई चीजें हैं, परावैद्युतांक, निर्वात में वैद्युतशीलता, सॉरी निर्वात में वैद्युतशीलता होती है ना, K को कांस्टेंट बोलते हैं, एप्सिलॉन 0 को निर्वात में ऐसे लिखते हैं, एप्सिलॉन 0 जो है निर्वात में वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता, ये वैद्युतशीलता क्या होता है, तो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं नियतांक, ठीक। अब इस K का मान होता है हमारे पास 9 × 10 घाते कितना होता है, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इस K का मान होता है। और इस एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, इसका मान होता है 8.85 × 10 घाते -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। ओके, ये है, ये आपका क्या है, K का मान है निर्वात में, निर्वात मतलब वायु में, जब कोई दोनों चार्ज कहाँ हो, वायु में हो, और एक कोई चार्ज किसी पदार्थ में हो और एक चार्ज कोई निर्वात में हो, तब वहां क्या हो जाएगा, निर्वात में जो वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान बदल जाएगा। ओके, चले चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।